मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विधेयक। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। इससे पहले जो हम लोग चर्चा किए थे वो बहुमत था। बहुमत के प्रकार पे चर्चा किए थे, क्योंकि विधेयक से पहले बहुमत को बताना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने इससे पहले विधेयक पे बहुमत पे चर्चा किया था। तो आप लोग अगर जिसको भी बहुमत से संबंधित जो भी चीज़ समझ में नहीं आता हो तो मेरा वीडियो है, उन पे आप जाके बहुमत के प्रकार देख सकते हैं। क्योंकि विधेयक जो पारित होता है वो बहुमत के आधार पे ही विधेयक पारित होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं विधेयक। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि प्रकृति के आधार पे विधेयक और प्रक्रिया के आधार पे, तो दो प्रकार से सबसे पहले विधेयक को देखते हैं कि प्रकृति के आधार पे और प्रक्रिया जो होते हैं उसके आधार पे क्या होता है। तो प्रकृति के आधार पे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, दो प्रकार के विधेयक होते हैं जो प्रकृति के आधार पे होते हैं। तो आमतौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, जो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। ये दोनों में तो कन्फ्यूजन होना ही है, सभी को होता है। तो यहाँ पे गौर से समझ लीजिए कि जो सरकारी विधेयक जो भी होते हैं वो मंत्री द्वारा लाया जाता है। अब मंत्री जो भी होंगे वो सत्ता पक्ष के द्वारा ही होगा, क्योंकि सत्ता के पक्ष के जो लोग होते हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, क्योंकि मंत्री दोनों सदन से बनता है। तो दोनों सदन में से किसी भी सदन के मंत्री द्वारा जो भी विधेयक लाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो इसको भी समझ लीजिए कि जो सांसद होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, तो उन सदस्यों द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। चाहे वो पक्ष के सांसद द्वारा लाया गया हो चाहे वो विपक्ष के सांसद द्वारा लाया गया, वो मंत्री नहीं होते हैं तो उनके द्वारा लाया जाता है, तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। अब हम लोग सरकारी और गैर सरकारी विधेयक को देख लिए हैं। मुझे विश्वास है कि इनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा सरकारी और गैर सरकारी विधेयक को समझने में। तो अब आगे देखते हैं प्रक्रिया के आधार पे जो विधेयक होते हैं वो विधेयक क्या होते हैं। तो प्रक्रिया के आधार पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि चार प्रकार के विधेयक प्रक्रिया के आधार पे होते हैं। तो साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इनको हम लोग गौर से समझेंगे कि इनसे क्या क्या प्रावधान है, इनसे संबंधित बातों को गौर से सुनेंगे हम लोग। जो भी साधारण विधेयक होता है इसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, और ये गैर सरकारी प्रकृति का होता है साधारण विधेयक। ये तीनों विधेयक जो भी होते हैं, ये तीनों विधेयक ये क्या होता है? सरकारी विधेयक कहलाता है, जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आ जाता है। तो ये क्या होते हैं? सरकारी विधेयक। अब देखिए इसका प्रस्तुति से संबंधित देख लीजिए कि किसका प्रस्तुत कहाँ किया जाता है। तो ये साधारण विधेयक जो होते हैं इसका प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसका प्रस्तुत किया जाता है। इसको प्रस्तुत किया जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इस विधेयक को लाया जा सकता है। देखिए ये जो धन विधेयक होता है इनको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ओनली फॉर लोकसभा। जो लोकसभा होते हैं उसमें ही धन विधेयक लाया जाता है। और जो वित्त विधेयक होता है इनको भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और ये संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होते हैं ये दोनों को कहाँ लाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो धन विधेयक और वित्त विधेयक होता है इनको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है इनको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये अब देखिए ये एक ध्यान रखिएगा, ये वित्त विधेयक जो होता है और ये साधारण विधेयक, इसको भी ध्यान देके देखिएगा। ये वित्त विधेयक और साधारण विधेयक जो होता है
इन विधेयकों पे राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन किसके लिए बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के द्वारा के लिए बुलाया जाता है। तो ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को याद रखना है, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। किस परिस्थिति में बुलाता है? जब कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, विधेयक संबंधित पास नहीं हो पाता है, कोई भी दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस परिस्थिति में दोनों सदन को एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुला के बहुमत कराया जाता है। हालांकि मुख्य तौर पे सत्ता पक्षी लोकसभा में अधिक सदस्य होते हैं, तो जिसका सरकार होता है उन्हीं के पक्ष में विधेयक पारित हो जाता है, क्योंकि उनके अधिक सदस्य होते हैं। तो ये दोनों के लिए ये। उसके बाद देखिए, जो धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है, इनको अलग अलग सदन से पारित कराना आवश्यक हो जाता है, और इन पे कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। किस पे नहीं होता? क्वेश्चन पूछा जाता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। इनको राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग रूप से बहुमत के द्वारा पारित कराना होता है। अब एक चीज़ और देखना है, जो धन विधेयक और वित्त विधेयक जो होते हैं, ये दोनों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। इस विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में राष्ट्रपति से पहले पूर्व अनुमति के द्वारा। अब यहाँ देख लीजिए, कुछ एक पॉइंट, एक टर्म है जो बार बार पूछा भी जाता है और याद भी रखना होता है, कि जो ये देख रहे हैं, ये वाला वित्त विधेयक और ये धन विधेयक है। तो इसमें कहा गया है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। तो होगा, ये दूध है और ये पानी है, तो देख लीजिए, तो इसके अंदर तो ये आएगा ना, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। लेकिन क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होगा? नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक के वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक है, तो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। और ये इसका निर्णय कौन करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा? इसका निर्णय स्पीकर द्वारा किया जाता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष इसका अंतिम रूप से निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 1911 तक धन विधेयक का चर्चा है। आर्टिकल 119 से 111 तक, 119 से 111 तक मनी बिल मतलब धन विधेयक का चर्चा है। आर्टिकल 117, आर्टिकल को याद रखना है, ये सब पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल मतलब वित्त विधेयक का चर्चा है। एक फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय विधेयक, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये भी फिलहाल देखते हैं कि धन विधेयक किसे कहा जाता है कि संचित निधि में से धन का विनियोग मतलब धन को निकालना। तो संचित निधि में से अगर धन को निकालने की जरूरत पड़ता है तो इसके लिए धन विधेयक लाया जाता है, जो लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। अब ये संचित निधि क्या है, कहाँ पे वर्णन है? आर्टिकल 266 में संचित निधि का, तो इसको भी देखेंगे। फिर देखते हैं वित्त विधेयक। तो जो वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है, करों के संग्रह से संबंधित है। मतलब कर, यहाँ पे तो कर को जो खर्च के लिए धन निकालेंगे वो है, लेकिन यहाँ जो व्यय करेंगे ना, व्यय से संबंधित जो होगा वो वित्त विधेयक होगा। और कर को संग्रह मतलब जमा करने, टैक्स जो होते हैं जैसे जीएसटी होते हैं, इस टाइप के टैक्स को जमा करने के बाद जब आती है तो वित्त विधेयक हो जाता है वो। अब देखिए, सरकार का 3 निधि होता है। एक होता है संचित निधि जो आर्टिकल 266 में है। एक होता आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267 में है। आप इसको याद रखिएगा आर्टिकल को। संचित निधि का वर्णन 266, आकस्मिक निधि का वर्णन 267। एक होता है लोक लेखा निधि जिस पे सरकार का, आप देखिए यहाँ पे संचित निधि जो होता है ये आरबीआई के पास ये इस धन का जमा होता है, ये संचित निधि का कंट्रोल होता है।
और ये होता है आकस्मिक निधि, जो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ये राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद इस निधि से धन, आकस्मिक निधि मतलब किसी इमरजेंसी फंड के रूप में जमा होता है, जब सरकार के पास कोई ऐसा मतलब सत्र नहीं चल रहा हो, या फिर क्या कहता है सरकार सरकार चुनाव आ गया हो, इस समय में अगर धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है और सरकार को रुपए की ज़रूरत है, तो ये आकस्मिक निधि से इस समय धन निकाला जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा। तो ये आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 एक सरकार का अपना निधि होता है, जो लोक लेखा निधि होता है। अब देखिए धन विधेयक से संबंधित कुछ बातें को देख लेते हैं कि धन विधेयक को, इसको तो बार बार ही पूछा जाता है, इनको तो याद ही रख लीजिएगा कि धन विधेयक से क्या क्या धन विधेयक के अंदर कहा गया है। तो एक कि कर लगाना, कर हटाना और समाप्त करना, ये धन विधेयक के अंदर आता है। अब देखिए इसको सुनिएगा, यह विधेयक केवल ओनली फॉर लोकसभा से प्रारंभ होता है, राज्यसभा से नहीं। क्या है कि राज्यसभा में इस विधेयक को नहीं लाया जाता, पहले भी देख चुके हैं, केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, मतलब विधेयक लाने से पहले धन विधेयक को देख रहे हैं हम लोग, धन विधेयक को देख रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो पहले क्या है कि केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं पेश होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब देखिए, यह विधेयक जब राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो देखिए राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं दिख रहा है, क्योंकि राज्यसभा के पास अगर लोकसभा भेज देता है इस विधेयक को, तो राष्ट्रसभा क्या करेगा, लोकसभा के पास विचार करने के लिए नहीं भेजेगा इस विधेयक को कि देखिए इसमें कुछ गड़बड़ी है, या संशोधन कर दीजिए, या इसको बदल दीजिए। ये उसके पास अधिकार नहीं है धन विधेयक से संबंधित, इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा इस विधेयक को राज्यसभा के, लोकसभा के पास, राज्यसभा। अब अगर उसको भेज दिया तो क्या दिखा है यहाँ पे कि 14 दिन, देखिए क्या लिखा है कि 14 दिनों के भीतर, अब ये दिन भी पूछता है, देखिएगा 14 दिनों के भीतर इसे पारित करना होगा। इस विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा के पास भेजा है, तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर इस विधेयक को पारित करना होगा अपने सुझाव के साथ। अगर वो चाहे तो सुझाव दे सकता है, लेकिन इस सुझाव को मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा चाहे तो सुझाव को मान लेगा, या अगर नहीं चाहे तो वो नहीं मानेगा, बाध्यता नहीं है धन विधेयक से संबंधित। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इस विधेयक को राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। आप जानते भी हैं, इस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया ही जाता है तो क्या लौटाएगा, और इसे भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा। लेकिन एक यहाँ है कि जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक पे जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति बगैर कुछ कहे अनिश्चित काल तक इस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। और आपको पता होगा डाक संशोधन अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, इस अधिनियम को राजीव गांधी के समय में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेवी वीटो का प्रयोग किया गया था, और यह सुरक्षित रख लिया गया था। बाद में जो दूसरे सरकार आया तो पारित नहीं हो पाया, तो वो गिर गया था, तो वो पास नहीं हो पाया था। अब देखिए, कोई विधेयक, इससे पहले बताए थे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अब देखिए वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक क्या बोले थे कि संचित कितना आर्टिकल 117 में है, और संचित निधि से धन का व्यय वित्त विधेयक कहलाता है। मतलब संचित विधि से धन का अगर खर्च होगा तो ये वित्त विधेयक के अंतर्गत आएगा। और आगे है आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। आर्टिकल कितना में है, 368 में। तो संविधान संशोधन विधेयक में आप इतना जान लीजिए कि 3 प्रकार से एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है, एक विशेष बहुमत द्वारा, और एक यहाँ दिखा देते आपको, देख लीजिए,
जो संविधान संशोधन विधेयक है ये साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन से, मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक 368 में है, इस विधेयक को 3 प्रकार से पारित किया जाता है। तो ये जो है साधारण बहुमत, तो एक इंदिरा गांधी के समय में 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले इस टाइप से संविधान संशोधन बहुमत होता था, संविधान संशोधन होता था इस बहुमत से, साधारण बहुमत से। तो याद रखना है कि विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन से कब लाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लाया गया। इससे पहले क्या होता था? साधारण बहुमत द्वारा। तो इसमें क्या हो जाता है? सांसदों के वेतन, न्यायाधीशों की संख्या, नए राज्यों का गठन साधारण बहुमत द्वारा होता है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कितने? 3 तरह से होते हैं। साधारण बहुमत में ये आ जाता है। अब लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 104 नए राज्यों का गठन, नामों में परिवर्तन, और क्या पढ़ते हैं? इस ऐसा संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाएगा। तो यही है साधारण बहुमत द्वारा होता है। और क्या लिख, तकनीकी रूप से यह नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के तहत, यही है। अब आगे क्या है? आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन विधेयक 344वां के 1978 के द्वारा लाया गया संशोधन के द्वारा, तो ये विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन से। तो विशेष बहुमत और क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, ये भी हम लोग बहुमत वाले वीडियो में समझा चुके हैं। तो जो नहीं पढ़े हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन की ज़रूरत कब पड़ती है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से कोई मामला अगर हो और न्यायपालिका से हो, ये दोनों को छोड़कर सभी संशोधन इसी बहुमत के द्वारा किया जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट में हो, डीपीएसपी में हो, तो इस टाइप के संशोधन अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो इसी विशेष बहुमत के द्वारा होता है, लेकिन केंद्र राज्य और न्यायपालिका को छोड़कर। अब केंद्र राज्य न्यायपालिका में किस प्रकार का बहुमत से संशोधन करना पड़ता है संविधान में, तो वो यहाँ देख लीजिए। ये केंद्र राज्य में विशेष बहुमत प्लस 28, मतलब आधे राज्यों का समर्थन, मतलब जैसे अभी 28 राज्य है तो 14 राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित संशोधन करेंगे अगर संविधान में, इससे कोई मुद्दा है, अगर संविधान में संशोधन चेंजिंग करना है तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो विशेष बहुमत आप लोग देख ही चुके हैं, 2/3 से करना होता है। जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उसके 2/3 से करना होता है, और वो 272 से ज़्यादा हो, वो हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, देख लीजिएगा। अब देखिए, केंद्र राज्य संबंध से कोई न्यायपालिका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो वर्तमान प्रक्रिया है, इसमें अगर जो संविधान में दिया हुआ है वर्तमान प्रक्रिया आर्टिकल 54 में, और उसमें अगर कोई बदलाव करना हो तो इस प्रकार जो आधे राज्यों का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन जो है, इस प्रकार से संशोधन अगर करेंगे तभी इनमें चेंज होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, किस किस प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं, इस प्रक्रिया में अगर कोई संशोधन करना हो तो भी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन से करना होगा। तो हम लोग देख लिए कि क्या होता है संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, और क्या होता है साधारण वित्त विधेयक, धन विधेयक। अब अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ।